हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स शो करना चाहती हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। इसके अंदर ये है आपका कंटेंट्स, यानी कि कौन कौन से चैप्टर इस बुक के अंदर हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 1 है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है। फिर चैप्टर 2 इसमें है इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। 1 to 4 जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे आपके केमिस्ट्री के पोर्शंस हैं, ओके। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 8th में आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, वही चैप्टर दोबारा यहाँ पे रिपीट होगा ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आपका टिश्यू है। चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है मोशन। चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी एंड चैप्टर 12 साउंड। ये आपके 5 चैप्टर्स फिजिक्स के हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल है, जो कि बायो का पोर्शन है। चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आप कई तरीके की साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 15 आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चैप्टर 14 केमिस्ट्री का पोर्शन है और चैप्टर 15 आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। तो ये आपका कंटेंट है जो आपको 9th में पढ़ना है। तो टोटल यहाँ पे आपके पास 15 चैप्टर्स हैं 9th के लिए, क्लियर। इसके बाद मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था केमिस्ट्री का, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इन इट, दैट इज़ नोन एज द मैटर, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे। फॉर एग्जाम्पल चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। दूसरी चीज़ हमने इसमें डिस्कस की थी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एटम्स। उनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे हैव अ स्पेस इन बिटवीन देम एंड दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इन पॉइंट्स के थ्रू दिया था। इसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था हमारा? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। 2 डिफरेंट टाइप के मैटर के जब पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते थे तब उसे क्या बोलते थे? डिफ्यूजन। और इसकी कुछ हमने एप्लीकेशंस यूज़ की थी, कहाँ कहाँ पे? गैसेस के अंदर किस तरीके से डिफ्यूजन की एप्लीकेशन यूज़ होती है। इसके बाद लिक्विड के अंदर कैसे यूज़ होती है, और फिर सॉलिड के अंदर, जैसे मैंने वाइट बोर्ड का एक एग्जांपल दिया था, जो इंक स्पॉट रह जाते हैं, नहीं मिटते, अगेन दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था ब्राउनियन मूवमेंट, दैट इज़ द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस, ठीक। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने इनको डिफ्रेंशिएट किया था, ओके। तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैसे एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन। इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। किस किस में पढ़ना है हमें? केल्विन एंड सेल्सियस। सो दिस इज योर टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर में हमें 2 तरीके की यूनिट्स के बारे में पढ़ना होगा। एक होती है कॉमन यूनिट और एक होती है एसआई यूनिट। जो कॉमनली हम लोग टेम्परेचर के लिए यूनिट यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं ना कि इतने डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो वो क्या होती है? दैट इज़ कॉल्ड द कॉमन यूनिट, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस, ठीक। जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए। लेकिन जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो क्या है? केल्विन, ठीक। अब आपको एक रिलेशन याद रखना होगा सेल्सियस और केल्विन के बीच में, रिलेशन बिटवीन द कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री ऑफ सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। प्लीज़ याद रख लेना कि 0 डिग्री अगर कोई टेम्परेचर है सेल्सियस में तो कितने के बराबर होगा? 273 केल्विन। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन टेम्परेचर पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 300 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। आप देखो यहाँ पे जो 300 है इसकी टेम्परेचर क्या दी हुई है? केल्विन में। केल्विन क्या है हमारे पास? एसआई यूनिट। और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? कॉमन यूनिट, दैट इज डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपके पास कोई भी कन्वर्जन आता है डिग्री सेल्सियस
को केल्विन में कन्वर्ट करने का या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, तो प्लीज़ ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, दैट इज टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कोई भी टेम्परेचर केल्विन पे हो तो किसके बराबर होगा? टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर किस में गिवन है? केल्विन में, यानी कि टेम्परेचर ऑन केल्विन में आप क्या वैल्यू पुट करोगे? 300, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिग्री सेल्सियस। आपके पास टेम्परेचर ऑन केल्विन भी है, ये 273 आपको फॉर्मूले से मिल रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज करके ये लिख सकती हूँ? टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ऑन केल्विन, और ये प्लस 273 जब इधर की साइड मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 273, दैट इज टेम्परेचर ऑन केल्विन माइनस 273। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन कितना गिवन था क्वेश्चन में आपको? 300, और आपको कितना उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था? 273। जब आपने 300 में से 273 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपके पास? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर आपका किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री सेल्सियस में। सेकेंड वन है, अगर आपको कोई भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन होगा, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो वही फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? केल्विन में, तो यही सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कितना दिया है? 25, और इसमें क्या करेंगे? 273 को ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया? 298। या शॉर्ट पे अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो याद रख लेना कि जब भी कोई टेम्परेचर केल्विन में होता है और अगर आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो कोई भी केल्विन की जो वैल्यू होगी उसमें क्या करोगे? उस वैल्यू में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो क्या करोगे? जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी होगी आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? जो भी डिग्री सेल्सियस वैल्यू दी होगी उसमें क्या कर दोगे? 273 को ऐड कर दोगे। वैल्यू अगर गिवन है डिग्री सेल्सियस में, डायरेक्ट उसमें 273 को ऐड करना है। वैल्यू अगर गिवन है केल्विन में तो उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट करना है। डिग्री सेल्सियस में ऐड करना है, यहाँ पे केल्विन में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये था आपका शॉर्टकट जिसके थ्रू आप इसको याद रखोगे। क्लियर है? एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। केल्विन में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जो भी वैल्यू केल्विन में गिवन होगी उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देना। डिग्री सेल्सियस में गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो भी वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 को ऐड कर देना है। ओके, ये था आपका टेम्परेचर। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है वो किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। जैसा मैंने आपको फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी पिछली बार, उसके हिसाब से हमने मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया था। पहला था हमारा सॉलिड, सेकंड था लिक्विड, और थर्ड हमारा क्या था? गैस। अब सॉलिड को चाहो तो आप लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को चाहो तो गैस में, या फिर गैस से सॉलिड में, या डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो भी फिजिकल स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इनको हम लोग 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ बाय चेंजिंग टेम्परेचर। जब आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है बाय चेंजिंग प्रेशर। याद रख लो किस तरीके से आप स्टेट्स को कन्वर्ट करोगे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, एंड सेकंड बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। अब है इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग जो टेम्परेचर हम बोल रहे हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करके हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट पे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे 3 आपको स्टेट्स दिए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। अब इनको कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, सॉलिड की फॉर्म में, आइस क्यूब सॉलिड की फॉर्म में। आप थोड़ी देर के लिए उसको फ्रीजर से बाहर ला के रख देते हो, तो वो आइस क्यूब क्या होता है? मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। यानी कि एक स्टेट से
वो मैटर किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरी स्टेट में। और जो प्रोसेस इसको स्टेट को कन्वर्जन करने के लिए लगी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन। ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या तो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज अब वो ऑब्जेक्ट मेल्ट हो रहा है, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है, अब जो आइस होती है, आइस क्या होती है, 0 डिग्री या 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर होता है तो उसमें फ्रीज होती जाती है। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर आता है वहाँ से क्या होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ पर जो आपकी आइस क्यूब होती है वो मेल्ट होने लगती है और कौन सी फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड में। यानी सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर लिक्विड, कोई भी चीज़ लिक्विड की फॉर्म में आप फ्रीजर के अंदर डालते हो, घर पे बर्फ़ या आइस क्यूब्स जमाते हो, तो क्या होती है, आप लिक्विड को उन आइस क्यूब ट्रे के अंदर रखते हो और थोड़ी देर बाद वो सॉलिडिफाई हो जाती है, यानी कि आइस क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ये तो हो गया सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, कोई भी चीज़ होती है, आप बॉईल करते हो, लिक्विड को बॉईल करते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसमें से स्टीम्स आने लगती हैं, वेपर्स आने लगते हैं, यानी कि जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। वेपर्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। अब ये जो वेपोराइजेशन होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है इवेपोरेशन। जब कोई लिक्विड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है और उस वक्त अगर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कांस्टेंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट हो रहा होता है, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है इट इज़ बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। बट अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम की फॉर्मेशन हो रही है तब ये क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये हो गया जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। लेकिन अगर गैस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, आप लोगों ने रेन के बारे में पढ़ा था 8th चैप्टर में कि जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई थी वहाँ पे क्या होता था, वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर होते थे, वहाँ पे क्लाउड्स में जाके वो कलेक्ट होते थे और कलेक्ट होकर के वहाँ पे जैसे ही वाटर वेपर ठंडे होते थे तो किसकी फॉर्मेशन करते थे, लिक्विड की, क्लाउड्स के अंदर। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ओके, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। नेक्स्ट इसी में आता है जब आपका सॉलिड लिक्विड में सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पहले गैस में, या फिर गैस सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों ही प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको अगेन, सब्लिमेशन। ठीक है, अब मान लो जैसे घर पे आप लोग पूजा करते हो, कैम्फर या फिर नैप्थलीन की गोलियां यूज़ करते हो अलमीरा के अंदर, तो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है सॉलिड फॉर्म में होती है। थोड़े दिनों बाद आप देखते हो कि अलमीरा के अंदर से वो गायब हो जाती है, यानी कि डायरेक्ट वो सॉलिड की जो फॉर्म में आपकी नैप्थलीन की गोलियां थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी गैस की फॉर्म में, सॉलिड टू गैस। ठीक है, और कैम्फर जो घर पे हम लोग कपूर की गोलियां जलाते हैं, जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, जो सॉलिड की फॉर्म में कपूर होता है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस की फॉर्म में। तो दोनों ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, अब इसी के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। अब हमें जो नेक्स्ट डिस्कस करना है इसमें वो रहेगा हमारा लेटेंट हीट। ये भी हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट है। लेटेंट हीट का मतलब जानते हो आप क्या होता है, लेटेंट हीट एक तरीके की छुपी हुई, दैट इज हिडन हीट होती है, जो कि आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन में पढ़ दे रही हूँ। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मतलब मैटर को जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होते हो तब आप क्या करते हो, उसमें कुछ हीट को सप्लाई करते हो, और वही हीट एनर्जी जो आप उसको सप्लाई कर रहे हो जिसके कारण वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। ठीक,
लेटेंट हीट आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जस्ट मैंने अभी आपको इंटर कन्वर्जन में फ्यूजन बताया था। फ्यूजन क्या था यहाँ पे, फ्यूजन ओके, दैट इज व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब उसको आप हीट अप्लाई कर रहे होगे, कुछ हीट उसको मिल रही होगी ताकि वो मेल्ट हो करके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड आपका है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जब आपका लिक्विड ठीक है गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो हमने उसे क्या पढ़ा था, वेपोराइजेशन। उसके अंदर जो हिडन हीट होती है दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट इज अ हिडन हीट, इट डज नॉट cause a rise in temperature in a substance। ये एक तरीके की छुपी हुई हीट होती है जिसके कारण किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। इस चीज को मैं आपको इस एक्टिविटी के थ्रू शो करके दिखा रही हूँ। सबसे पहला आपका रहेगा यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, जब सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसके अंदर किस तरीके की हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सपोज करते हैं एक आयरन स्टैंड है, ठीक, ये आपने एक बर्नर यूज़ किया है, आपने एक ये वेसल यूज़ किया है जिसके अंदर आपने क्या किया है, कुछ क्रश्ड आइस के कुछ टुकड़ों को इसके अंदर डाल दिया है और आपने यहाँ पर एक थर्मोमीटर को हैंग कर दिया है। आप क्या करोगे, आप बर्नर को जलाओगे और इसको फ्लेम्स या हीट प्रोवाइड करोगे। बर्नर के जलने से इसको हीट मिलेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे जितने भी सॉलिड क्यूब्स होंगे वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक, इस बीच में जब आप टेम्परेचर इसका मेजर करोगे तो आपको टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। अभी भी आपको टेम्परेचर ये कितना ही शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री टेम्परेचर तब तक ही आपको शो करता रहेगा जब तक इसके अंदर एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी आइस का रहेगा, और जैसे ही ये पूरे आइस के टुकड़े यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तब इसका टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन तब तक के लिए इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, जब तक एक भी आइस का टुकड़ा रहेगा तब तक इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार आपको बता दे रही हूँ। हीट द आइस जेंटली, जितने भी यहाँ पे क्रश्ड आइस थी इनको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ बर्नर। जब आपने थर्मोमीटर से शुरू में मेजर किया टेम्परेचर तो आपको कितना टेम्परेचर दिख रहा था, इनिशियली टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ऑन हीटिंग आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग टू फॉर्म वाटर। जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड की जितने भी आइस क्यूब थे वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। एज मोर हीट इज गिवन मोर आइस मेल्ट, जितनी ज़्यादा आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे उतने ही ज़्यादा ये आइस क्यूब क्या होते जाएंगे, मेल्ट होते जाएंगे। बट थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन तब तक इसके थर्मोमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी, ये टेम्परेचर अभी बढ़ेगा नहीं। एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स अ लिटिल ऑफ आइस इन अ बीकर विच शोज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। जब तक एक छोटा सा भी टुकड़ा इसके अंदर रहेगा तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही कांस्टेंट होगा, और जब ये वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसके थर्मोमीटर में रीडिंग जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगेन ओके, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें हमने सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया। जब तक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और जब तक सॉलिड का एक भी टुकड़ा इसमें बच जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स व्हाट, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इसका इंक्रीज तब तक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी हमने इसमें डिस्कस किया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन सपोज करो ये एक आयरन स्टैंड है, आपने इसको बंसन बर्नर से हीट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, बीकर के अंदर वाटर है, आपने इसमें एक थर्मोमीटर डाल दिया है दोबारा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसको यहाँ पे आप ऐसे हैंग कर लो। ठीक, अब पिछली बार हमने क्या यूज़ किया था, क्रश्ड आइस के टुकड़ों को हीट कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम वाटर को ही यूज़ करेंगे। इस वाटर को हम लोग जब हीट करेंगे, घर पे भी आपने किया होगा, घर पे जब वाटर को हीट करते हो तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वाटर में से स्टीम्स आने लगती हैं। ठीक, तो वही चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड को हम हीट करेंगे जिसमें से थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगी, स्टीम्स आ जाएंगी। अब क्या होगा कि जब तक ये वाटर हीट हो रहा है और जब तक इसमें से स्टीम्स नहीं आ रही है, अभी सिर्फ वाटर को आप बॉईल कर रहे हो, इसमें से स्टीम्स नहीं आ रही हैं, तब तक इस थर्मोमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन जैसे इसमें से स्टीम्स आना शुरू हो जाएगा तब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
इंक्रीज। ओके, अब पढ़ लेते हैं इसको। लिक्विड टू गैस में वेपोराइजेशन है, इसलिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू गैस। व्हेन वी हीट दिस वाटर यूजिंग अ बर्नर and note its temperature after every minute. We have to heat the water and we have to note the temperature after every minute. हर एक मिनट बाद आप इसका टेम्परेचर नोट करोगे। At the temperature 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे ये टेम्परेचर, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, बता दे रही हूँ मैं आपको। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हीट करोगे, तो जब तक ये वाटर जो आपका हीट हो रहा है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे जैसे वाटर हीट होता जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब तक आपको क्या शो करेगा, ये टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही इसमें से स्टीम्स आना शुरू हो जाएंगी तब ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब तक वाटर बॉयल हो रहा है तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट जैसे ही इसमें से स्टीम आनी शुरू हो जाएगी तब ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। When we heat this water using burner and note its temperature after every minute, at the temperature 100 degree Celsius, water boils and start changing into steam. 100 डिग्री पर आते ही जो आपका पानी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहेगा, यहाँ पे स्टीम में। As more heat is given to water, मोर स्टीम इज फॉर्म। जितनी ज़्यादा आप हीट इसको प्रोवाइड करोगे उतनी ज़्यादा ही यहाँ से स्टीम की फॉर्मेशन होगी। और जैसे ही यहाँ पे स्टीम की फॉर्मेशन होगी उस टाइम पे अगर आप थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग नोट करोगे तो यहाँ पे थर्मोमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक चेंज हो रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वेपर्स आने शुरू हो जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, बट द थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी हमेशा कितना ही आपको टेम्परेचर शो करता रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूसली। हम इसको बार बार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन तो भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे ही जाकर के कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसी का एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है 8th में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले आपको मैं अगर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखवाऊँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में लिक्विड में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी में एक क्वेश्चन आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से रिलेटेड कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, किससे ज़्यादा आपको मतलब बर्न हो सकते हो। ठीक, एक बॉइलिंग वाटर से हो सकते हो या फिर स्टीम से। तो अब बताओ किसके अंदर होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें एक्सप्लेन किया कि जैसे स्टीम की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूस हम तब भी उसके बाद भी हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि स्टीम क्या है, अपने अंदर ज़्यादा हीट को कंटेन किया होता है इन कंपैरिजन टू द बॉइलिंग वाटर। टेम्परेचर कांस्टेंट है बट इसको जो कंटिन्यूस आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो हीट, हिडन हीट कहाँ जा रही है, स्टीम के पास। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जलन आपको किससे होगी अगर आप जलते हो तो, स्टीम, बिकॉज द स्टीम कंटेन मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देन द बॉइलिंग वाटर। जो स्टीम है वो ज़्यादा हीट कंटेन की होती है किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देन द बॉइलिंग वाटर। सो दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अब इसी में ये तो हमने अब तक पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी में सेकेंड टॉपिक हमारा आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब आप प्रेशर को चेंज करके किस हिसाब से मैटर की स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा घर पे एलपीजी लेते हो, एलपीजी सिलेंडर, तो उसके अंदर क्या होती है, गैस फिल होती है, बट जैसे ही आप अपने स्टोव को ऑन करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, तो वो गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। दैट इज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग मोर प्रेशर। याद रखना, जब भी आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोर प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। याद कर लो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मोर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर।
When high pressure is applied to gas, it gets compressed, and if the temperature is lowered, the gas is liquefied. जब हाई प्रेशर आप गैस पे अप्लाई करते हो तो क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, और जैसे ही आप टेम्परेचर कम करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, ये एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक. सिलेंडर के अंदर ये क्या है, काफ़ी स्पेस इनके बीच में, इसलिए क्या है, सारे गैस पार्टिकल्स. आपने पिस्टन की हेल्प से क्या किया, पिस्टन को जितना ज़्यादा प्रेस करोगे तो उस पर प्रेशर अप्लाई होता जाएगा. पिस्टन को जैसे ही आपने इसमें प्रेस किया तो क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई हुआ, जिसके कारण जितने भी गैस पार्टिकल्स है वो पास में आने लगेंगे. और क्या होगा, जैसे ही कंप्रेस होंगे और कूल होंगे तो आप देखो नेक्स्ट केस में ये पार्टिकल्स पास में आ गए हैं. अगली बार दोबारा आपने पिस्टन को, ठीक है, प्रेस किया तो क्या हुआ, उससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ, ये पार्टिकल्स पास में आए, अगेन कंप्रेस एंड कूल. और तीसरी केस में ये पार्टिकल्स के बीच का स्पेस एकदम खत्म हो जाता है या बहुत ही कम स्पेस रहता है. उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे इसके बीच का स्पेस एकदम कम हो जाएगा, द गैस पार्टिकल्स सो क्लोज सो दैट द गैस लिक्विफाइज. यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, मोर प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर को क्या कर दिया, लो कर दिया. तो ये क्या हुआ, गैस आपका किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में. ठीक. एक और एग्जांपल देख लो, जो आपका सॉलिड CO2 होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर. सॉलिड CO2 को अगर आपको गैसेस स्टेट में, ये सॉलिड CO2 क्या था, सॉलिड की फॉर्म में था, सॉलिड से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस के अंदर, तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इस केस में डिक्रीज करना पड़ेगा. कहाँ तक, टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर को आपको कहाँ तक डिक्रीज करना है, डिक्रीज द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट. आपको इसको लिक्विड स्टेट में नहीं लाना है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. इसी कारण जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. ओके. अब ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक्सट्रीमली कूल होता है, बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए आप इसको कहाँ पे यूज़ करते हो, जो डीप फ्रीज़र होते हैं उसके अंदर क्या फिल करते हैं हम लोग, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. और जो आपकी आइसक्रीम्स होती है, जो आप लोग इस मौसम में खाने के लिए बहुत तैयार हो गया लेकिन फ़िलहाल आप खा नहीं सकते हो, तो उसको भी प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो फ्रीज़ रहे, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे. ठीक. अब इसके बाद जरा हम लोग एक बार NCERT क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जितने हमने पॉइंट्स आज डिस्कस किए. ये था हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में मैंने बताया कि किस हिसाब से आप स्टेट्स को चेंज कर सकते हो. ठीक है. पहला था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के अंदर किस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने आपको टेम्परेचर का रोल बताया कि किस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ थी. ठीक. इसके बाद आपका था यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, सब्लिमेशन की एक्टिविटी है. यहाँ पर जो आपका एमोनियम क्लोराइड है उसको आप लोग क्या करोगे, हीट करोगे. हीट करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो कुछ आपको फनल है, इसके पास में कुछ एमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड होके दिखेंगी और बाकी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ने लगेंगी. जो आपने ऊपर कॉटन लगाया हुआ है उस पर ये वेपर्स जब ठंडे हो जाएंगे तो ये सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये था आपका सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड. ये एक्टिविटी मैंने आपको प्रेशर वाली अभी जस्ट अपने नोट्स में शो करके दिखाई है. ये था आपका इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस. ठीक है. 300 केल्विन, जो मैंने अपने नोट्स में भी आपको शो किया है. क्या करेंगे, 300 केल्विन है, जब केल्विन में दिया हो तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, 273. 573 केल्विन है तो इसमें से भी क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, केल्विन में से हमेशा 273 को सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे. कितना गिवन है ये, 250. इसमें क्या करोगे, 273 डिग्री सेल्सियस. जिसको करोगे तो आपकी वैल्यू केल्विन में आ जाएगी. इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस में. 100 डिग्री में क्या करेंगे, अगेन 100 प्लस 273. क्लियर. For any substance, why does the temperature remains constant during the change of state? जब भी कोई सब्सटेंस को आप हीट कर रहे होते हो तो कुछ समय के लिए इसका टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसके पास जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है, किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट.
कोई भी सब्सटेंस जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तब जो हीट अपने अंदर कंटेन किया होता है किस फॉर्म में कंटेन करता है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ओके, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए आप क्या करोगे, एक मेथड बताओ। जो सेम एक्टिविटी हमने अभी यहाँ पे की थी, इसी एक्टिविटी को आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए आपका। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आप सारे के सारे नोट्स अपने कॉपी में कर लोगे और जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है कॉपी में प्लीज़ कर लेना। ओके, थैंक यू।